हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी का 7 चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरीके की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में केरल और लद्दाख में विविधता। जैसे केरल के लोग थे, उनका काम था मछली पकड़ना, उनकी प्रमुख फसल थी धान, मसाले और सब्जियां। और लद्दाख का था ऊन ऊन से पश्मीना शॉल बुनना, और वहाँ पर खेती लगभग ना के बराबर होती है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर आपको गांव में कई तरीके के काम करने वाले लोग दिखेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ मजदूरी कर रहे हैं, कुछ खेती कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ यहाँ पर सामान बेच रहे हैं, और कुछ यहाँ पर चाय की दुकान खोल के बैठे हैं, कुछ खाने का सामान सब्जियाँ ले जा रहे हैं, और कुछ नाव चला रहे हैं। इस तरीके से आपने भी अपने गांव में कई प्रकार के काम होते हुए देखे होंगे। तो चलिए, आपके लिए एक एनालिसिस वर्क है। जो ऊपर का डायग्राम है, आपको इसमें जो भी लोग काम करते हुए दिख रहे हैं उनके काम का वर्णन कीजिए। खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए, और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं है उनकी एक अलग सूची बनाइए। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा होगा, उनमें से कुछ के बारे में वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कलपट्टू गांव का एक एग्जाम्पल है। इसकी मदद से हम ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को समझेंगे। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट और बैलगाड़ी आदि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई और साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार और व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वो बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान और 2 दुकानें बीज और खाद की। यानी कि आप क्या समझे, कलपट्टू में खेती तो होती है, साथ में वहाँ पे कुछ लोग नर्स भी हैं, शिक्षक भी है, धोबी भी है, बुनकर भी है, नाई भी है, साइकिल ठीक करने वाले हैं। वैसे ही आपके गाँव में भी कई तरीके के काम करने वाले लोग आपने देखे होंगे। जैसे आपको पता है गांव में छोटे छोटे बाजार होते हैं, वैसे ही कलपट्टू में क्या है, एक गली जिसे उन्होंने मुख्य बाजार कहा। एक गली में ही उन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं। चाय की दुकान हो गई, सब्जी की दुकान, खाद की, जैसे हम गांव में अक्सर देखते हैं। जो चाय की दुकान है वो इसे वहाँ पे उनको टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन का मतलब क्या होता है, हल्का फुल्का खाने पीने की चीज़ें, जैसे सुबह इडली डोसा और उपमा, शाम को नाश्ते में वड़ा, बोंडा और मैसूर पाक। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। जैसा आपको पता ही होगा कि धान की खेती के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ ये स्टोरी नहीं पढ़नी है, साथ में कनेक्ट भी करना है कि जो तमिलनाडु है वहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे बताया है आम, नारियल, कपास, गन्ना और केला, तो ये तमिलनाडु में होती हैं चीज़ें।
अब यहाँ पे एक नई पात्र आई, तुलसी। तो हम तुलसी के उदाहरण से अब आगे की स्टोरी समझेंगे। हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। रामलिंगम यानी कि जमींदार। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। जैसे आपने देखा होगा, कई गांव में जमींदार होते हैं और उनके जो ज़मीन होती है यानी कि जो उनके खेत होते हैं उसमें उन्होंने कई मज़दूर या फिर किसान रखे हुए होते हैं जो कि उनके खेतों में काम करते हैं। और जो जमींदार है अक्सर उनकी पत्नी उसकी निगरानी करती है, या फिर कई जगहों पे उनके भाई या फिर कोई अन्य रिश्तेदार भी उस चीज़ की निगरानी करते हैं ताकि काम बराबरी से चलता रहे। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे पूरा भरोसा है कि काम होने पर वो मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वो आस पड़ोस से गाँव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कृषि की जो प्रमुख चीज़ें हैं, संसाधन हैं, तो उसमें आता है पूंजी, बीज, उर्वरक, फिर साथ में परिवहन हो गया और सस्ते मजदूर। तो कई लोग करते हैं कि सस्ते मज़दूरों की तलाश में इधर उधर जाते हैं, और जो पुराने मज़दूर हैं क्योंकि उनको उनको प्रॉपर रुपए देना होता है, लेकिन मज़दूर इंडिया में इतने हैं कि वो कहीं से भी कोई सा भी सस्ता मज़दूर लेके आ सकता है। अब बात करते हैं तुलसी की। उसका पति रमन भी एक मज़दूर है। इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वो खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास के खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिलता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। यानी कि जो मैंने आपको बताया था, परिवहन भी किसी भी श्रम में आवश्यक है। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सारे काम करने के अलावा अपने दोस्तों के साथ जंगल से लकड़ी भी काटती हूँ, ये बोल रही है तुलसी। और गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर ये आती है। और इसका पति है जो रमन, वो घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में इसकी मदद करता है। तो दोस्तों जो ये स्टोरी है ये बता रही है कि ग्रामीण इलाके में किस तरीके से आजीविका और किस प्रकार की जीवन शैली इन लोगों को निर्वाह करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जुलाई में इनका होता है बीड़ा बनाने का काम, और अगस्त सितंबर में निराई का काम, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में कटाई का काम। तो आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि आप क्या समझे, इस टाइम पे इनके पास कोई काम नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर बेरोज़गारी देखने को मिलती है। आपके लिए एक एनालिसिस का काम है। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिले हैं? ऊपर दिए हुए डायग्राम के बेसिस पे आपको बताना है। तुलसी आगे बता रही है, हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है। दोनों ही स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे भी ये मीडिएटर होते हैं, लाइक जैसे जमींदार हो गए या कोई मुंशी हो गया, तो वो क्या करते हैं कि पैसे तो देते हैं लेकिन उनसे ऊंची ब्याज पर कर्ज लेते हैं। तो
इस चक्कर में कई बार जो गरीब किसान है वो बहुत ज़्यादा कर्ज के चंगुल में फंस जाते हैं और कई बार उनको अपनी पूरी संपत्ति बेचने के बाद कर्ज के बोझ तले कई बार हमको सुसाइड के केस भी हमको देखने को मिलता है। अगर आप इतनी स्टोरी समझ चुके हैं तो चलिए आपके लिए एक एनालिसिस का काम और है। तुलसी के काम का विवरण दीजिए, ये रमन के काम से कैसे अलग है। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वहाँ खेतीहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते? चर्चा कीजिए। जो तुलसी और रमन है वो मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे उनका गुजारा नहीं होता और घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को उनको करना पड़ता है। हमारे जो देश है तो वहाँ पे जो ग्रामीण परिवार है उनमें से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है, जैसे कि आपने देखा अभी जैसे आप देखते होंगे अपने आसपास के इलाकों में कई लोग जब खेती का सीजन होता है तो उस टाइम पे तो खेती करते हैं, लेकिन बाकी के टाइम में कई लोग मजदूरी करते हैं या फिर शहरों की तरफ किसी प्राइवेट जॉब को या फिर किसी भी प्रकार के काम को लाइक दुकान खोलने के लिए या फिर चाय की दुकान खोल देते, कई लोग होटल में काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है शेखर का। शेखर के एग्जाम्पल से हम आगे की स्टोरी समझेंगे। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है और इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा। जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वो तो सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसीलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय यानी कि जो हाइब्रिड गाय होती है, यानी कि विदेशी नस्ल और देसी नस्ल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं संकर। तो इसके पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं ही सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। सहकारी समिति यानी कि जहाँ पर कई सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हों। ये कोऑपरेशन में काम होने वाली चीज़ है। अब कर्ज लेने पर, जैसे कि आपने ऊपर देखा कि शेखर जैसे कई किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज ले लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो ये फसल को या तो कीड़ा लग जाता है या पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले तो वो उसे चुका नहीं पाता और इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में ये किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। यह अक्सर हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। रामलिंगम और करुथम्मा, ये तीसरा एग्जाम्पल है। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज और कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू
और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों में बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो यहाँ पे आप दो तरीके के किसानों को देख रहे होंगे। एक वो जिनकी अपनी ही ज़रूरत पूरी नहीं होती, यानी कि छोटे और सीमांत किसान। जब वो अपने लिए ही उतनी उपज नहीं कर सकते तो वो बेचेंगे कहाँ से। और एक है रामलिंगम जैसे किसान, जो कि मतलब इतना ज़्यादा उनकी खेती और इतना ज़्यादा उनका उत्पादन होता है कि वो उससे अपना भी कर रहे हैं और साथ में उसको बेच भी रहे हैं। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है, जैसी कि शेखर की हमको यहाँ पर देखने को मिली। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना आदि। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं पर भी निर्भर रहते हैं। जैसे कि मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों की आजीविका के महत्वपूर्ण, जैसे महुआ बीनना या तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालना और उन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने के मुख्य साधन है। इसके अलावा जैसे हिमाचल एंड उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में जड़ी बूटी भी एक प्रकार का आजीविका का एक प्रमुख साधन है, स्पेशली जो काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। ये परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। तो उससे पहले हम नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती को जान लेते हैं। यह एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। ये नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर से उठा लिया जाता है जिससे पानी भरा रहे। ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। ऐसा सिर्फ नागालैंड में ही नहीं दोस्तों, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर इस प्रकार की खेती हमें देखने को मिलेंगी। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो चलिए अब हम बात करते हैं अरुणा और परिवेलन के उदाहरण से एक और आजीविका को समझने की। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियाँ दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। अरुणा का पति परिवेलन और उसका भाई और उसके जीजा आज बड़ी देर से लौटे तो वो काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि समुद्री तूफान की वजह से जो कैटामरैन होते हैं वो समुद्र में ही फंस जाता है।
आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से कुछ तो इसने अपने परिवार के लिए रख दी और कुछ चीज़ें इसने बेचने के लिए रख दी। जैसे कि आज कल हम देखते भी हैं कि अगर कोई खेती करता है या फिर किसी भी टाइप की चीज़ अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ हम उसको स्टोर कर लेते हैं एंड कुछ हम मार्केट में बेचने के लिए रख लेते हैं। तो वैसे अरुणा ने भी कुछ नीलाम करने के लिए अलग रख दी। इसके 4 हिस्से करते हैं वो। 3 हिस्से में उन 3 लोगों में बट जाते हैं, मतलब उसके पति, उसके जीजा और उसके भाई में, और एक उसके पास आता है जिसको वो नाव है या फिर जाल वगैरह है। जो जाल है ये कैटामरैन है और जो उसका इंजन है तो वो इनका ही है, तो वो हिस्सा भी इनका ही हुआ। अब जो अरुणा है उसने बैंक से उधार लिया और एक इंजन खरीदा जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ इनको मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें हैं वो यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं और टोकरे भर भर कर पास के गाँव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। ये दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा देती है। शाम को इसका पति और जो बाकी के रिश्तेदार हैं मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं ताकि कल सुबह फिर से वो मछली पकड़ने के लिए जा सके। हर साल जब मॉनसून आता है तो 4 महीने तक वो समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि उस टाइम पे जो मछलियाँ होती हैं उनका प्रजनन का समय होता है। और इन महीनों में जो अरुणा है तो वह व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाती है। इस कारण बाद में इन्हें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वो खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हम किसी मुंशी या फिर किसी मीडिएटर से उधार लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा ब्याज पर कर्ज कर देते हैं कि उससे वो कभी चुक ही नहीं पाता। और कई बार जो गरीब लोग हैं जैसे गरीब मज़दूर हो गए या गरीब किसान हो गए तो वो उनके सुसाइड का कारण बन जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए वो प्रकृति पर निर्भर है। जैसे कि हम देखते ही हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है यानी कि जो भारतीय खेती है वो पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर रहती है। पहला इसका मानसून है, बाद में बाकी चीज़ों से सिंचाई होती है, पहले मानसून पर निर्भर रहता है। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। इसी प्रकार हम उनके जीवन की परिस्थितियों और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। चलिए आपके लिए एक एनालिसिस का काम है, शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है। आपको उनमें से क्या समानताएं और अंतर दिखते हैं और क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है, ये क्या होती है, इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा। ये सुनामी जो चीज़ है ये आपके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी काम आएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस तरह की ज़मीन को जोतते हैं वो कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप पर निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं गुजर बसर करने के लिए। कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम ही नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवार को गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। तो चलिए आज के लिए आपका होमवर्क,
आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनाइए। कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं। उनकी एक सूची बनाइए। उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों? अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी या ठीक से सुनी होगी तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि ना लें। तो आप क्या कहेंगे? तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगम के बीच एक अंतर एक तरह की ही असमानता है। क्या यह एक उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? आप चाहें तो इससे रिलेटेड कोई स्कीम भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। और जिन लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।